डीएम बनने के बाद झोंपड़ी में पहुंची पत्नी, तलाक के बाद भी पत्नी होने का फर्ज निभाया। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राजपाल नाम का एक आदमी रहता था। वह एक सरकारी डिपार्टमेंट में क्लर्क के तौर पर नियुक्त था। राजपाल के अलावा उसके घर में उसके माता पिता और उसके भाई बहन इतने पढ़े लिखे नहीं थे जितना कि राजपाल पढ़ा लिखा था। इसीलिए राजपाल को सरकारी नौकरी मिल गई थी। उसी गांव के पास शहर में प्रीति नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता उसे राजपाल से शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रीति जो थी वह पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, क्योंकि वह शहर में रहती थी और उसका पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मन था। प्रीति के घर वाले उससे कहते हैं कि देखो, सामने वाला जो लड़का है, यानी कि जो राजपाल है, वह सरकारी नौकर है और तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहेगी, तो तुम मुझसे शादी कर लो। उसके बाद में भी तुम अपनी पढ़ाई करती रहना। तो प्रीति जो होती है वह राजपाल से मिलती है और कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई को आगे भी जारी रखूँगी। तुमसे शादी होने के बाद में मैं घर के कामकाज भी करूँगी, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखूँगी। अब उस समय पर तो राजपाल कह देता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी पढ़ाई को आगे भी जारी रखूँगा। क्योंकि प्रीति जो थी वह देखने सुनने में काफ़ी सुंदर लगती थी, तो राजपाल इस वजह से प्रीति के सामने पिघल गया था। और राजपाल बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुमसे मना नहीं करूँगा, तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखना। राजपाल और प्रीति दोनों की शादी हो जाती है। प्रीति शहर को छोड़कर गांव में जाती है और वहां पर रहने लगती है। जब प्रीति गांव में जाती है, यानी कि राजपाल के घर पर, तो राजपाल के माता पिता जो है वह प्रीति को पढ़ने लिखने के लिए मना करते हैं और प्रीति से कहते हैं, तुम अब पढ़ लिख कर क्या करोगी, तुम्हारी शादी तो हो ही गई है, अब तुम्हारे वैसे भी कुछ दिनों में बाल बच्चे हो जाएंगे, तो उन पर ध्यान देना है, तुम्हें घर पर ध्यान देना है, तो तुम अपनी पढ़ाई मत करो, अब पढ़ाई को छोड़ो और घर के कामकाज पर ध्यान दो। लेकिन प्रीति जो है वह मना करती है और कहती है, नहीं, मैं तो अपनी पढ़ाई को जारी रखूँगी और मैं अपनी पढ़ाई आगे इसी तरीके से करती रहूँगी। आपके घर के कामकाज में कभी मेरी पढ़ाई आगे नहीं आएगी, कभी मेरी पढ़ाई इनमें बाधा नहीं बनेगी। मैं सबसे पहले आपके घर के काम करूँगी, उसके बाद में अपनी पढ़ाई करूँगी। लेकिन प्रीति के जो ससुराल वाले थे, यानी कि सास ससुर और देवर ननद जो थे, वह सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो वह पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। वह फिर भी नहीं माने और प्रीति को बार बार टॉर्चर कर रहे थे। राजपाल जो था वह सरकारी नौकर था, इसलिए राजपाल सुबह 8 बजे काम से घर से निकल जाता था और रात को 6 से 7 बजे घर आया करता था। क्योंकि वह गांव में रहता था, लेकिन जहां पर उसकी नौकरी थी वह शहर था, तो वह गांव से डेली अप डाउन करता था शहर के लिए। तो राजपाल शाम को आता है, लेकिन इसके बीच में जो प्रीति थी और जो प्रीति के ससुराल वाले थे, यानी कि जो राजपाल के घर वाले थे, इनमें आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। क्योंकि प्रीति पढ़ाई करती थी काम करने के बाद में, लेकिन प्रीति के जो ससुराल वाले थे वह उसे पढ़ाई के लिए मना करते थे। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि वह पढ़ाई और शिक्षा का विरोध करते थे और बार बार यही ताना दिया करते थे कि पढ़ाई लिखाई करके अब क्या कलेक्टर बनेगी। इसी तरीके से उसको बार बार ताने दिया करते थे। यही चीज़ प्रीति के दिमाग में बैठ जाती है और प्रीति जो है वह फाइनली राजपाल से तलाक की बात करती है। और जब वह राजपाल से तलाक ले लेती है, तो उसके बाद में प्रीति अपने मायके में आकर के रहने लगती है और फिर वह आईएएस की, यानी कि यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। जब प्रीति यूपीएससी की तैयारी करती है, तो भाग्य से वह यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाती है। तलाक के 2 साल बाद जब प्रीति कलेक्टर बन जाती है, तो उसको उस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती है जहां पर राजपाल क्लर्क के तौर पर काम कर रहा था। अब राजपाल जो होता है वह क्लर्क था और प्रीति जो थी वहां पर 2 साल के बाद में कलेक्टर के तौर पर, यानी कि कलेक्टर के पद पर वहां पर जाती है। जब प्रीति ऑफिस पहुंचती है, तो वह सफ़ेद कार में होती है जिस पर लिखा होता है कलेक्टर। ड्राइवर कार चला रहा होता है, पीछे प्रीति के साथ में 2 गनमैन बैठे होते हैं। जब प्रीति कार से उतरती है, तो जितने भी लोग होते हैं उस ऑफिस के, वे सभी के सभी लोग जो है हाथ में गुलदस्ता लेकर प्रीति का स्वागत करते हैं और बाहर आकर के प्रीति को सैल्यूट करते हैं। उनमें एक लड़का होता है जिसका नाम है राजपाल,
जो कि प्रीति का पहले वाला पति था, वह भी प्रीति को देखता है और प्रीति को देखने के बाद में नज़रें नीचे झुका लेता है और चुपचाप से वहाँ पर खड़ा रहता है। प्रीति भी उसको देखती है और देखने के बाद में नज़रें झुकाकर हाथ में सभी के गुलदस्ते लेते हुए सीधे ऑफिस के अंदर चली जाती है। ऑफिस में जाकर जब वह बैठती है तो उसको एक पीए मिलता है, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट, और उस पर्सनल असिस्टेंट का नाम होता है रमेश। रमेश जो होता है वह प्रीति का पर्सनल असिस्टेंट होता है। वहाँ पर अब प्रीति ऑफिस के शीशे में से राजपाल को देखती है और सोचती है कि 2 साल पहले यह मेरा पति था और आज मैं इसकी सीनियर बनकर इसके ही ऑफिस में बैठी हुई हूँ। प्रीति इस तरीके से सोचती रहती है। अब होता क्या है, रमेश को प्रीति एक दिन बुलाती है और रमेश से कहती है, एक काम कीजिए, यह जो राजपाल है उनके साथ उनके घर पर जाइए और पता लगाइए कि उनके घर में कौन कौन रहता है। अब रमेश जो होता है वह अपनी डीएम मैडम के कहने पर मान लेता है और राजपाल के घर पर जाता है। जब वह वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि राजपाल अकेला ही एक कमरे में रह रहा होता है। राजपाल के साथ कोई भी नहीं होता है, ना ही उसके माता पिता होते हैं, ना ही उसके भाई बहन और ना ही उसकी बीवी बच्चे। राजपाल के इस रहन सहन के बारे में रमेश प्रीति को जानकारी देते हुए बताता है कि मैडम, राजपाल अकेले ही एक कमरे में रहता है और उसके साथ कोई भी नहीं है। जब प्रीति को ये बात पता चलती है तो उसे शक होता है कि हो सकता है कि यह अकेले ही रह रहा हो और शायद इसने अभी तक शादी नहीं की हो। एक दिन प्रीति के ऑफिस में एक घटना घटित हो जाती है। दरअसल प्रीति के ऑफिस में एक बहुत ही पुराना अधिकारी होता है जिसका नाम है नरेश। अब नरेश वहाँ पर 2 नंबर के काम करता था। उसके पास सरकार की पावर थी, इसलिए वह गलत तरीकों से पैसा कमाता था। जितनी भी 2 नंबर की ज़मीनें होती थी, जितने भी फर्जी टेंडर पास होते थे, वह सब नरेश ही किया करता था। वह सामने वाली पार्टियों से मोटी रकम वसूल करता था। यह धंधा लगभग 4-5 साल से चल रहा था और जितने भी अधिकारी आते थे वह सभी नरेश के साथ हिस्सा लेते थे। कोई भी उसके काम में दखल नहीं देता था। लेकिन प्रीति अलग थी। जब प्रीति उस ऑफिस में आई तो उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। यह आदमी गरीबों की ज़मीनें हड़पता है, इसको रोकना ही होगा। प्रीति नरेश के इस पूरे धंधे को चौपट कर देती है। अब कोई भी कागजात बिना प्रीति की अनुमति के आगे नहीं बढ़ता। नरेश जितनी भी साजिशें करता, प्रीति हर बार उसे रोक देती। इससे नरेश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले दिन जब नरेश ऑफिस आता है तो वह गुस्से में बड़बड़ाने लगता है, यह लड़की खुद को क्या समझती है, ऑफिस में नई आई है और हमें ही सिखाएगी। वह पीछे से प्रीति को गालियां देने लगता है। राजपाल चुपचाप यह सब सुन रहा होता है। पहले वह सब कुछ अनसुना कर देता है, लेकिन जब बात हद से बाहर हो जाती है तो राजपाल नरेश को पकड़कर जोर से थप्पड़ मार देता है और गुस्से में कहता है, अगर आज के बाद तुमने प्रीति मैडम के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। स्टाफ के लोग यह सब देखकर चौंक जाते हैं। अब पूरे ऑफिस में अफवाह उड़ने लगती है। आखिर राजपाल ने प्रीति मैडम के लिए इतनी लड़ाई क्यों की? क्या इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है? जब यह बात प्रीति तक पहुंचती है तो वह तुरंत रमेश को बुलाती है और कहती है, रमेश जल्दी से जाओ और राजपाल को बुला लाओ। जब राजपाल प्रीति के ऑफिस में आता है तो प्रीति उसे गुस्से में डांट देती है और कहती है, तुमने नरेश को क्यों मारा? तुम्हें पता भी है कि पूरे ऑफिस में कैसी कैसी बातें हो रही है। सबको लग रहा है कि हमारे बीच में कोई रिश्ता है। लेकिन राजपाल चुपचाप खड़ा रहता है। जब बहुत देर तक प्रीति उसे सुनाती रहती है तो आखिर में राजपाल सिर्फ एक ही बात कहता है और ऑफिस से बाहर निकल जाता है। बेशक तुम मेरे घर और मेरी ज़िंदगी से जा चुकी हो, लेकिन मेरे दिल में आज भी हो। तुम्हारे बारे में कोई भी गलत बोलेगा तो मैं सहन नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से लड़ाई ना करूं, तो तुम मुझे इस ऑफिस से निकाल सकती हो। इतना कहकर राजपाल ऑफिस से चला जाता है। अब प्रीति सोच में पड़ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर उस दिन तलाक के वक्त अगर उसने ऐसा कहा होता तो शायद हम आज अलग नहीं होते। प्रीति अपने आंसू पोंछती है और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठकर फिर से काम में लग जाती है। अगले दिन सुबह 10 बजे रमेश प्रीति के ऑफिस में आता है और कहता है, मैडम हमारे शहर में कल कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं, इसके लिए हमें आज ही सारी तैयारियां करनी होगी। अब प्रीति फौरन अलर्ट हो जाती है।
वह खुद बाहर जाकर पूरे रोड का दौरा करती है, हर चीज़ की निगरानी रखती है ताकि अगले दिन कोई भी गड़बड़ ना हो। लेकिन जब वह दोपहर 2 बजे ऑफिस लौटती है तो वह पूछती है, आज राजपाल कहाँ है? रमेश थोड़ा असमंजस में कहता है, मैडम राजपाल तो आज ऑफिस आया ही नहीं। यह सुनते ही प्रीति चौंक जाती है, राजपाल आज ऑफिस क्यों नहीं आया? फौरन प्रीति रमेश से कहती है, रमेश तुरंत जाकर पता लगाओ, मुझे जानना है कि राजपाल कहाँ है। अब रमेश ऑफिस का सारा काम खत्म करके रात 8 बजे राजपाल के घर की तरफ निकल पड़ता है। जब रमेश राजपाल के घर जाता है तो वह देखता है कि राजपाल घर पर नहीं है। जब राजपाल घर पर नहीं होता है तो उसके आस पड़ोस के लोग रमेश को बताते हैं कि राजपाल तो किसी अस्पताल में भर्ती है। हमने सुना है कि उसके साथ मारपीट हुई है और किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। जब यह बात रमेश को पता चलती है तो वह तुरंत प्रीति को फ़ोन करके बताता है और कहता है कि प्रीति मैडम, राजपाल के साथ कातिलाना हमला हुआ है और वह इस समय गंभीर रूप से घायल है। वह सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। जब प्रीति को यह बात पता चलती है तो वह रात में ही 8 बजे अपने ड्राइवर को फ़ोन करके बुलाती है और तुरंत सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जब प्रीति हॉस्पिटल पहुंचती है तो वह देखती है कि राजपाल खून से लथपथ है और आईसीयू में भर्ती है। राजपाल को इस हालत में देखकर प्रीति की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह आईसीयू के बाहर रखी बेंच पर बैठ जाती है और चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, किसी भी तरह से राजपाल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस तरह पूरी रात बीत जाती है और सुबह लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच प्रीति को नींद की झपकी आ जाती है और वह उसी बेंच पर सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 11 बज चुके होते हैं। तभी रमेश का फ़ोन आता है। रमेश कहता है, मैडम आज आप ऑफिस नहीं आएंगी? आपको पता है 2 बजे कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं। यह सुनकर प्रीति जवाब देती है, नहीं रमेश, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती। राजपाल की हालत बहुत ख़राब है और मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है। रमेश चिंतित होकर कहता है, लेकिन मैडम अगर आप नहीं आएंगी तो कैबिनेट मंत्री नाराज़ हो जाएंगी। आपका वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। आप वरिष्ठ अधिकारी हैं और आपकी उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रीति दृढ़ता से जवाब देती है, नहीं रमेश, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम्हें ही सब संभालना होगा। मंत्री जी को बता देना कि मैं किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हूँ। इसके बाद प्रीति फिर से आईसीयू के बाहर बैठ जाती है और राजपाल के होश में आने का इंतजार करने लगती है। राजपाल के सही होने की दुआएं करती है। उसी दिन शाम को लगभग 5 बजे आईसीयू के बाहर डॉक्टर निकल कर आते हैं और बेंच पर बैठी प्रीति से कहते हैं, मैडम अब राजपाल खतरे से बाहर है, आप उनसे जाकर मिल सकती है। डॉक्टर की यह बात सुनकर प्रीति भागती हुई आईसीयू के अंदर जाती है और राजपाल से मिलती है। राजपाल को देखकर वह भावुक हो जाती है और रोने लगती है। फिर चुपचाप बैठकर उसे देखने लगती है। थोड़ी देर बाद रमेश का फ़ोन आता है। रमेश बताता है, मैडम कैबिनेट मंत्री यहाँ से जा चुके हैं। वह काफ़ी गुस्से में थे, कह रहे थे कि आज वरिष्ठ अधिकारी का यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। उनको पता था कि मैं आने वाला हूँ, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी भूल कर दी कि वह यहाँ पर नहीं आए। प्रीति रमेश को जवाब देती है, रमेश कोई बात नहीं, अगर कैबिनेट मंत्री नाराज हो गए तो उन्हें होने दो। ये मेरा पारिवारिक मामला है और मैं अपने परिवार को अपनी नौकरी से पहले रखती हूँ। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले है। यह कहकर प्रीति फ़ोन काट देती है। फिर वह सभी डॉक्टर्स को बुलाती है और कहती है, राजपाल का अच्छे से ध्यान रखना, मैं घर जा रही हूँ, मुझे कल ऑफिस जाना है। प्रीति चली जाती है क्योंकि वह कलेक्टर थी। सभी डॉक्टर उसकी बात मानते हैं और आश्वस्त करते हैं, मैडम आप घर चली जाइए, बिल्कुल चिंता ना करें। राजपाल हमारा पर्सनल पेशेंट है, इसलिए हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे और वह ठीक होने के बाद घर भी भेज दिया जाएगा। डॉक्टरों की बात सुनकर प्रीति घर चली जाती है। अगले दिन प्रीति ऑफिस जाती है। ऑफिस में बहुत काम होता है क्योंकि वह कई दिनों से अनुपस्थित थी। 2-3 दिन तक वह बहुत व्यस्त रहती है, इसलिए उसका ध्यान राजपाल की तरफ नहीं जा पाता। 3 दिन बाद जब ऑफिस का काम थोड़ा कम हो जाता है तो शाम को वह ड्राइवर से कहती है, गाड़ी निकालो, हमें राजपाल के घर जाना है। रमेश और ड्राइवर के साथ वह राजपाल के घर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है कि राजपाल एक छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ है
उसके पास एक टेबल पर दवाइयाँ रखी है। यह देखकर प्रीति की आंखें भर आती है। राजपाल के पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी होती है क्योंकि उसके घाव अभी पूरी तरह से नहीं भरे थे। दुश्मनों ने उसे कई जगह चोट पहुंचाई थी। प्रीति धीरे से उसके पास जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और पूछती है, तुम्हारे साथ यह हादसा कैसे हुआ? राजपाल और प्रीति काफ़ी देर तक बातें करते हैं। फिर प्रीति पूछती है, तुम अकेले क्यों रह रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? भाई बहन कहाँ है? बीवी बच्चे कहाँ है? राजपाल उदास होकर जवाब देता है, माता पिता तो गुजर गए और मैंने अभी तक शादी नहीं की, इसलिए बीवी बच्चे भी नहीं है। कुछ देर चुप्पी छा जाती है। फिर राजपाल धीरे से पूछता है, और तुमने शादी कर ली? प्रीति सिर झुकाकर कहती है, नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की। राजपाल यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है और पूछता है, क्यों? प्रीति गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं तो तुमसे तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहकर पढ़ाई करना चाहती थी ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। लेकिन तुम्हारे माता पिता मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। तुम तो सुबह जल्दी चले जाते थे और शाम को देर से लौटते थे, लेकिन पूरे दिन मुझे ताने सुनने को मिलते थे। मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, इसीलिए मजबूरी में मुझे ये फैसला लेना पड़ा। प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आगे कहती है, तुमने जो मुझे तलाक पेपर भेजे थे, मैंने उन पर साइन नहीं किए थे। मैंने उन्हें अपने पास रख लिया था। मेरे माता पिता ने बहुत समझाया कि साइन कर दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगी तभी राजपाल से और उसके परिवार वालों से मिलूंगी। इस तरीके से प्रीति जो है राजपाल को पूरी कहानी बताती है। जब राजपाल यह सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह कहता है, तुमने अच्छा किया कि पेपर पर साइन नहीं किए। अगर तुमने पेपर पर साइन कर दिए होते तो हो सकता था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी कहीं और शादी कर देते। तो प्रीति कहती है, मैं तुम्हें पहले भी प्यार करती थी और मैं तुम्हें अब भी प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे यह चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि तुमने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। फिर राजपाल कहता है, मुझे बताओ प्रीति, मैं क्या करता? एक तरफ मेरे माता पिता थे और एक तरफ तुम थी, मैं किसको चुनता? हालांकि मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को लेकर बिल्कुल भी खिलाफ नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि रोज़ रोज़ घर में लड़ाई हो और रोज़ रोज़ तुम्हें परेशानी भुगतनी पड़े। इसी वजह से मैंने भी तुम्हें तलाक के कागज़ भेज दिए और मैं चाहता था कि तुम मुझसे अलग होकर सुखी जीवन बिताओ। जब दोनों की बातें हो जाती है तो दोनों लोग काफ़ी रोने लगते हैं। रोने के बाद वह एक दूसरे को गले लगाते हैं। थोड़ी देर तक गले लगाने के बाद प्रीति कमरे से बाहर आती है। जब प्रीति कमरे से बाहर आती है तो वह देखती है कि रमेश और ड्राइवर कार में बैठे होते हैं और प्रीति का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह कब वापस आए। तभी प्रीति रमेश को बुलाती है और कहती है, मैं आज वापस नहीं आऊँगी, कल मैं तुमसे ऑफिस में ही मिलूँगी, तुम लोग घर निकल जाओ। जब रमेश ये सुनता है तो वह अंदर ही अंदर सोचने लगता है, आखिर क्या बात है, मैडम आज राजपाल के पास क्यों रह रही है? आखिर इन दोनों का चक्कर क्या है? लेकिन रमेश चुपचाप ड्राइवर के साथ वापस चला जाता है। इधर प्रीति और राजपाल दोनों लोग रात में एक साथ रुकते हैं। वह एक दूसरे के मन की बातें साझा करते हैं और अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। दूसरे दिन जब प्रीति ऑफिस पहुंचती है तो रमेश उसे गलत नज़र से देखने लगता है। गलत नज़र से मतलब जैसे कि प्रीति ने कुछ गलत कर दिया हो, क्योंकि रमेश को पता था कि प्रीति राजपाल के साथ रात में अकेली रहकर आई थी। जब रमेश प्रीति को इस तरह देखने लगता है तो प्रीति उसे ऑफिस में बुलाती है और कहती है, राजपाल मेरे पहले वाले पति हैं और इनसे ही मेरा 2 साल पहले तलाक हुआ था। हालांकि इनकी नज़रों में तलाक हो गया था, लेकिन मैंने तलाकनामे पर साइन नहीं किए थे, इसी वजह से यह अभी तक मेरे पति हैं। लेकिन यह बात मैंने तुम सभी से इसलिए छुपाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ऑफिस में किसी भी तरह की अफवाह फैले। जब रमेश को यह सारी बातें पता चलती है तो वह भावुक हो जाता है और कहता है, मैडम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे लग रहा था कि आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है। यह बात मुझे ही नहीं बल्कि पूरे ऑफिस को लग रही थी। थोड़ी देर बाद रमेश प्रीति को बताता है, मैडम राजपाल सर पर जो हमला हुआ था वह नरेश के आदमियों ने ही करवाया था, क्योंकि नरेश से राजपाल सर की लड़ाई हुई थी और उसके बाद नरेश के आदमियों ने जानलेवा हमला कराया था। जब प्रीति यह सुनती है तो प्रीति तुरंत
नरेश को सस्पेंड कर देती है और उसे ऑफिस से निकाल देती है। उसके बाद प्रीति रमेश से कहती है, रमेश, हम और राजपाल अब दोबारा एक हो रहे हैं, इसीलिए हम पार्टी रखना चाहते हैं। इस पूरी पार्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सभी लोगों को इनवाइट करना और पूरी तैयारी अच्छे से संभालना। जब रमेश को ये जिम्मेदारी मिलती है तो वह उसे बखूबी निभाता है। फिर प्रीति और राजपाल की दोबारा शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। यह एक ऐसी घटना है जो आज भी बहुत से गाँव में हो रही है। जब भी कोई शहर की लड़की गांव में शादी करके जाती है और वहां पढ़ाई लिखाई करना चाहती है तो उसके ससुराल वाले, सास ससुर, देवर ननद उसकी पढ़ाई से चिढ़ने लगते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में जलन की भावना आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह पढ़ लिख कर हमसे आगे निकल जाए और हमसे लड़ने लगे। लेकिन देखिए, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। यह सच है कि ऐसा होता है, लेकिन हर लड़की इस तरह की नहीं होती। हर लड़की बदतमीज़ नहीं होती। कुछ लड़कियां तो अपने पति और ससुराल के लिए अपनी नौकरी तक कुर्बान कर देती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।